यहाँ पे हो रही है सीबीआई रेड, मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। काम को साजिश के तहत रोक रोक के उसके लोगों को और उसको सीबीआई और ईडी का डर दिखा दिखा के उसको रोकना चाहते। अरविंद केजरीवाल जी का बायना हाथ लेफ्ट हैंड पहले ही जेल में है और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने वाली है। ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की, MONEY मनी। नमस्कार, देश के बेस्ट डिबेट शो राष्ट्रवाद में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज आपके सामने जो मैं सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हुआ वो ये कि क्या 2024 का ठेका ले लिया गया। आप सोच सकते हैं कि भला कैसा सवाल हुआ, तो उसका जवाब आपको आसान भाषा में समझाता हूं। सबसे पहले आपको ठेके का मतलब जानना होगा। ठेका दिल्ली में शराब का ठेका, ठेका शराब की सियासी ठेकेदारी का, ठेका इस ठेकेदारी में कथित भ्रष्टाचार का, और ठेका मोदी के सामने 2024 में कौन का। तो सीबीआई रेड के बाद आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और कह दिया कि सीबीआई को आप सरकार के खिलाफ टूल इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी को मालूम है कि उनके सामने 2024 में चेहरा केजरीवाल होंगे। लेकिन यहां पर भी इफ एंड बट कई सारे हैं। उससे पहले आपको ठेके पर छिड़ी या सियासी लड़ाई की एक झलकी दिखा दूं। सबसे पहले आपको मनीष सिसोदिया का 2024 वाला बयान सुनाते हैं कि मोदी के सामने केजरीवाल वाला ऐलान उनका क्या था। मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये साजिश रची जा रही है। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना, अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। मनीष सिसोदिया के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे तो जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया के कथित लिकर भ्रष्टाचार पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर 5 सवाल दाग दिए। वो सवाल क्या क्या है? वो सवाल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को शराब बेचने की इजाजत क्यों दी गई। वो सवाल है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं दिया गया, खुद अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया साफ करते हैं। केजरीवाल सरकार ने शराब नीति वापस क्यों ली अगर दलील दी जा रही कि देश की सबसे बेहतर शराब नीति थी। शराब माफियाओं पर इतनी रहमदिली क्यों की आरोप यह कि 144 करोड़ से ज्यादा की उनको छूट दी गई। मनीष सिसोदिया सवालों से भाग क्यों रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने इसी के साथ मनीष सिसोदिया का नया नाम भी रखा। मनीष सिसोदिया को उन्होंने मनी यानी MONEY स्पेस कुछ खामोश रहे और बाद में कहकर संबोधित किया। सुनिए जरा। सहमे हुए मनीष सिसोदिया जी पत्रकारों के प्रश्न भी सह नहीं पाए, उल्टे पांव चोर भागते नजर आए। केजरीवाल जी का बायना हाथ लेफ्ट हैंड पहले ही जेल में है और दाहिना हाथ यानी कि मनीष सिसोदिया जी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे और ये रेवड़ी की सरकार भी है और बेवड़ी की सरकार। MONEY मनी। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग देखने को मिल रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को पीएम उम्मीदवार घोषित कर देने के बाद से अब विपक्ष से जुड़े कुछ सवाल भी हैं जो पूछना जरूरी है। क्या केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि वो अकेले ही 2024 में मोदी का मुकाबला करेंगे, ये पहला सवाल, या फिर वो समूचे विपक्ष की तरफ से ये ऐलान कर रहे हैं। अगर वो विपक्ष की तरफ से ऐलान कर रहे हैं तो क्या विपक्षी दलों में इस पर सहमति बन चुकी है जो पब्लिक डोमेन में अब तक नहीं आई।
अगर अरविंद केजरीवाल विपक्ष से पीएम उम्मीदवार बनेंगे तो सवाल यह भी कि राहुल गांधी फिर क्या करेंगे। और फिर तो फेरिस्त लंबी है, क्योंकि नीतीश कुमार भी पीएम बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी भी पीएम बनना चाहती हैं। दक्षिण से दावा, यही दावा केसीआर भी ठोक चुके हैं। तो राष्ट्रवाद में आज के जो सवाल है वो सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। सवाल ये कि क्या ठेके की लड़ाई अब 2024 के चुनाव पर आई। सवाल ये कि क्या मोदी वर्सेस केजरीवाल विपक्ष को कबूल है। सवाल ये कि क्या 2024 के डर से सीबीआई और ईडी को टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल ये कि आप से अगर पीएम बनेंगे तो राहुल गांधी क्या करेंगे। और सवाल यह भी कि केजरीवाल पर विपक्ष में गोलमाल क्यों होता रहा है। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी चर्चा में भाग लेने के लिए, उनका परिचय कराते हैं। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अवनीश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। रोशनी जायसवाल हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। और राजीव रंजन हमारे साथ हैं जेडीयू से। और जूही विश्वास हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी से। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से आदेश गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदेश गुप्ता जी, मैं जानना चाहूंगा आप ही से सर कि आप लोगों ने कई आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई सीबीआई के एफआईआर में किसी बड़े घोटाले का जिक्र नहीं है, उसमें जो जिक्र किया गया सिर्फ 1 करोड़ रुपए का है। तो या तो मनीष सिसोदिया बरगला रहे हैं या फिर बीजेपी जो है वो एक मिस इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल रही है। देखिए अनंत जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी से कि वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के और जनता के इन क्वेश्चन का, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने जो नई शराब की नीति बनाई है, जिसको वो ये कह रहे थे कि बहुत फ़ायदा होगा, इससे दिल्ली के रेवेन्यू में बड़ी बढ़ोतरी होगी और हजारों करोड़ का दिल्ली में राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन शराब की नीति उन्होंने वापस ले ली, ये कहते हुए कि इसमें तो हमें नुकसान हो गया। तो जैसे ही सीबीआई की जांच होती है वो शराब की नीति वापस ले लेते हैं, और उससे पहले वो ये कहते थे ये तो नई शराब की नीति है, बहुत अच्छी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जिस समय ये नई लिकर पॉलिसी लाए थे तो कह रहे थे ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि दिल्ली में हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसकी चिंता नहीं है, उनको दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसकी चिंता नहीं थी जी। दिल्ली के अंदर सीवरेज सिस्टम अच्छा बने इसकी चिंता नहीं है, उन्हें शराब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हो इसकी चिंता हो। और इसलिए शराब माफिया से मिलकर उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया जो आज सामने आ रहा है, वो सारा एक एक तथ्य सामने है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया हो जो केजरीवाल के राइट हैंड है, उनका चेहरा उड़ा हुआ है, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने शराब माफिया को लगातार फेवर दिए और एक नहीं अनेक फेवर दिए, क्या उन प्रश्नों का उत्तर उनके पास है जी। कि आपने 21 ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 क्यों कर दी। पहली बार इतिहास में आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में कोई देश के अंदर कोई आदेश गुप्ता जी, आपने कहा कि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई आप लोगों ने भेजी क्योंकि 2024 में आपको प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और पब्लिक डोमेन में सवाल यह है कि भाई अगर सीबीआई के पास सबूत है, आप लोगों के पास सबूत है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं। देखिए आनंद जी, शायद उन्हें भी पता होगा कि हर काम का एक प्रोसेस होता है और वो कानून के हिसाब से वो काम कर रहे, जांच एजेंसी अपना काम कर रही, लेकिन उन्हें इस बात में ये जल्दबाजी क्यों है कि अब मेरे यहाँ रेड हो गई तो गिरफ्तारी कब होगी। अरे जो आपने गलत काम कर रखे, जो कुकर्म कर रखे, वो सब सामने आ रहे हैं और सारे सामने आएंगे। कोई भी भ्रष्टाचार का दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह आपने शराब माफिया लोगों के 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी को फोरफिट करने की बजाय उनको वापस दे दी, 50 रुपए पर बियर के केस पर इंपोर्ट ड्यूटी गैर कानूनी
तरीके से घटा दी। जी। 20,000 करोड़ की शराब दिल्ली में बिकती है, आपने 2.5% से उनका कमीशन बढ़ा के 12% कर दिया। हजारों करोड़ रुपए का उनको फायदा पहुंचा है। आखिर क्यों सर ये सवाल उठता है? उस सवाल का आदित्य जी, जवाब है आपके इनके सवाल पास वाजिब क्या? हो सकते हैं सर, अगर हो तो लेकिन कीजिए मनीष तो। सिसोदिया ये कह रहे हैं, जिनको कि सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, वो कह रहे हैं कि मामला हजारों करोड़ का है ही नहीं। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें मामला सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बताया गया है। तो बीजेपी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रही है, पहली बात। उनके मुताबिक आरोप ये, और फिर पब्लिक सवाल ये पूछ रही है सर कि जो आरोपी नंबर 1 है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई टाइमलाइन है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये एफआईआर है, चार्जशीट नहीं है। ठीक बात। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होगी और इनके जितने भी काले कारनामे हैं जो इन्होंने शराब माफिया को, उसके बारे में भी जांच होगी कि जो 20,000 करोड़ रुपए की शराब बिकती है दिल्ली में, उसको 2.5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, अचानक बढ़ा के 12% क्यों किया, इसकी भी जांच होगी जी। क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, जो 2 कंपनी है, उनको आपने क्यों ठेके दिए? कार्टेल जो अलाउ नहीं था नई शराब नीति में, वो क्यों अलाउ किया? आपने मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग करने के लिए क्यों अलाउ किया? जी। तो ये सवाल उठते हैं। और ये मैं आनंद जी कहना चाहता हूं, आपके चैनल पर ये वही केजरीवाल जी हैं जो स्वराज नाम की पुस्तक में चुनाव से पहले 7 साल पहले स्वराज पुस्तक लिखते थे, जिसमें लिखा था कि अगर कोई दिल्ली के अंदर नया शराब का ठेका खोला, पहली बात तो खोला नहीं जाएगा, और खोला जाएगा तो महिला संगठन और आरडब्ल्यूएस से कंसेंट लेकर खोला जाएगा। लेकिन अपनी बातों पर की धज्जियां उड़ाई इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए। ये स्वराज पुस्तक में लिखा था, और बाद में इन्होंने जब शराब के ठेके खोले रिहायशी इलाकों में, और जब महिलाओं ने विरोध किया तो देवली के ठेके में जो गुंडे थे, जो बाउंसर थे, उन्होंने महिलाओं की पिटाई की, उनके ऊपर हिंसक हमला किया। तो ये सारी बातें लोगों की समझ में आ रही हैं। दिल्ली को कैसे एक और सवाल आदित्य गुप्ता जी, मैं अंतिम सवाल एक और आपसे करना चाहूंगा, कगार पर लाकर खड़ा करने वाले। वो सवाल है सर मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर ही। वो खुद ये कह रहे हैं कि पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और अब अगले 3 से 4 दिन में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो मनीष सिसोदिया को एफआईआर के बूते पे पूर्वाभास हो रहा है या फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, विक्टिम कार्ड तो वो खेलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं आनंद जी, जो व्यक्ति गलत काम कर रखे हैं, जिसने काले काम करने पे अपने साइन कर रखे हैं, तो इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहले यही कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, बाद में सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। तो उन्हें पता है कि सारे काले कारनामे मेरे सामने हुए हैं, मैंने कराए हैं। सत्येंद्र जैन वाले भी कारनामे और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला भी। तो उन्हें सब पता है कि जो काले कारनामे करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो निश्चित रूप से एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और जरूर उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगाती रहती है कि पहले बहुत सारी जांच हुई, कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया, कम से कम इस प्रकरण में आगे उनको ऐसा कोई आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा, नतीजा भी आएगा, कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता जी आपका हम लोग जुड़ने के लिए। बाकी पैनल पूरा हमारे साथ लगातार बना हुआ है, और सबसे पहले रवि श्रीवास्तव जी, एक जो सवाल लगातार लोग पूछ रहे हैं उसी को लेकर आपके पास मैं आता हूं कि भाई अभी तक के जो पूरा प्रकरण है, इसमें आरोप जो लगे हुए हैं, जो छापेमारी हो रही है, वो शराब नीति को लेकर हो रही है। जस्टिफिकेशन शिक्षा नीति से क्यों दिया जा रहा है? अनंत जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल भाजपा से रहेगा कि कल इनके 2 मेंबर पार्लियामेंट, बल्कि 3, एक प्रवेश वर्मा, एक गौतम गंभीर, सब बैठ करके न्यूयॉर्क टाइम्स को गालियां दे रहे थे और आम आदमी पार्टी को गालियां दे रहे थे। आज कम से कम माफी मांगेंगे, क्योंकि जितनी उन्होंने ह्यूमिलिएशन और जितना उन्होंने इमेज खराब करने की कोशिश की, वो सब उनके मुंह पर तमाचे की तरह पड़ा है जी। जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपना हो या फिर उसकी कॉपी क्रेडिट के साथ खलीज टाइम्स से छपनी हो, उस पर लंबी बहस हो चुकी है। मैं वही तो कह रहा हूं सर, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपा वो भी शिक्षा नीति को लेकर सर, शराब नीति को लेकर नहीं। जो छापेमारी हुई
जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो शराब नीति को लेकर है सर। शिक्षा नीति एक देश के लिए गर्व की बात है और उस पर गर्व करने के बजाय सवाल उठाना ये एक बेशर्मी की बात है। छोड़िए इसको, अभी आप शराब नीति की बात करिए। मेरा कहना यह है कि भाजपा क्या सीबीआई की कांस्टेबल है? क्या चार्जेस हैं? किसने लगाए चार्जेस? कहां लिखे हैं चार्जेस? क्यों जवाब दे उनके चार्जेस का? चार्जेस का जवाब सीबीआई को देंगे। जब चार्जशीट आएगी तब ट्रायल होगा। रवि शास्त्री जी मुझे ये बताइए, चार्जेस का जवाब नहीं देंगे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा जरूर कर देंगे 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाला है। तो राजनीति में हर आदमी करता है। हाँ। क्या हम राहुल गांधी ने भी कहा कि हम भी खिलाफ खड़े होंगे, तो ममता बनर्जी ने भी कहा हम खिलाफ खड़े होंगे, केसीआर ने भी कहा हम खिलाफ खड़े होंगे, हाँ। तो स्टालिन ने भी कहा हम खिलाफ खड़े होंगे। तो उसमें क्या गलत बात है भाई? हर आदमी को हक है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए एक उम्मीदवार घोषित करना। लड़ाई है, लड़ेंगे। हार गए तो क्या हो गया? लेकिन सर ये विपक्ष की तरफ से जो चेहरा घोषित कर दिया गया, इसमें विपक्ष की सहभागिता कितनी है मैं जानूंगा। बाकी पहले से लेकिन अनुजा कपूर बताइए जरा कि अब तक बीजेपी के सामने सवाल रहता था कि भाई मोदी के सामने 2024 में कौन सा चेहरा आ जाएगा। अब एक चेहरा तो क्लियर हो गया, आपको मनीष सिसोदिया ने क्लियर कर दिया, अरविंद केजरीवाल का। अच्छा, क्लियर हो गया? मुझे तो पता नहीं मुझे तो पता नहीं चला। रवि श्रीवास्तव आपके सामने एक बात कर रहे हैं, उससे पहले मनीष सिसोदिया कह चुके हैं। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुझे नहीं मालूम इस बात के बारे में। पहली बात मैं आपको बता दूं, हम आपस में कैबिनेट के लोग नहीं प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। आई थिंक एवरीबडी नोज द प्रोसेस। इट इज द पीपल, वी आर द पीपल्स पर्सन। और ये चुने हुए चुनिंदार कैबिनेट्स चूज किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं, हम नहीं चूज करते। तो इसीलिए जनता पे छोड़ना चाहिए। अब वो किसकी शक्ल लगा दी, किसकी शक्ल किसके मुंह पर लगा दी, मुझे नहीं मालूम है। अब मुझे तो बस इतना पता है कि इस देश को आगे अमृत काल में ले जाने वाले तो सिर्फ एक ही यश है और शख्स है, वो है सर्वश्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब उनके आपने अमृत काल के इस पूरे पोजीशन के अंदर आप यहाँ पर पूरा टाइम आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे अमृत काल के अंदर इवन 2000 एक सेकंड रवि शास्त्री जी, एक सेकंड अरे क्या अमृत काल? एक मिनट रवि शास्त्री जी, अनुजा अपनी बात कम से कम पूरी कर रहे हैं सर, थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो धैर्य रखिए। जब नरेंद्र मोदी जी के सारे काम जो जब न्यूयॉर्क टाइम जैसे छिलावे और झूठे जगहों पर ना छपते हुए दुनिया बात करती है और लोगों को बुलाया जाता है, एंड ही इज द मोस्ट लव्ड एंड मोस्ट नोन। आपकी हैसियत नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स में कमेंट करने की। 70% ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऐसे शख्स हैं जिसको दुनिया मानती है। बाकी मुझे कोई इस बात से चिंता नहीं है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो हमारी इंडिया में दखल दे रही है और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी है वो इसको पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए, जब कल बड़ी हैरानी की बात है जब उनके राइट हैंड के ऊपर सीबीआई की रेड। अच्छा एक काम करते हैं अनुजा, एक काम करते हैं, वापस में 2024 में जो पीएम मोदी के सामने जो विपक्ष का चेहरा रहेगा उसी सवाल को लेकर बाकी लोगों के पास जाता हूं। रवि श्रीवास्तव जी बात को कह चुके हैं, लेकिन मुझे बताइए रोशनी जायसवाल, अगर पीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल तो राहुल गांधी क्या करेंगे? बरसात का मौसम चल रहा है और ये बरसाती मेढक हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जिस तरह से अपने आप को आगे आने वाला 2024 का जीता हुआ चेहरा समझ रहे हैं, उसी तरह कई वर्षों पहले अंग्रेज भी सोचा करते थे कि हम कभी भी भारत से छोड़ के नहीं जाएंगे और भारत कभी भी आजादी की सांस नहीं ले पाएगा। लेकिन 1947 15 अगस्त को कांग्रेस के कई सारे फ्रीडम फाइटर्स ने मिलके इस देश को आजाद करवाया और अब 2024 में वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से आजाद करवाएगी इस देश को और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। मुझे एक बात बताइए रोशनी जायसवाल, लगभग 100-125 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज की तारीख में गिन के 2.5 स्टेट में सरकार है, 2.5 सरकारें आपकी, झारखंड में मिलीजुली सरकार है। वो पार्टी तो कम 10 साल पुरानी है, 2 राज्यों में सरकार है। तो राहुल गांधी से बेहतर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तो अरविंद केजरीवाल का है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी
कई स्टेट्स में नहीं है कि वो अकेले दम पे अपनी सरकार बना रही हैं। उन्होंने भी लोगों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई है, और बिहार में क्या हुआ है वो सबने देखा है, और 2024 में भी जो होगा वो सब देखेंगे। 2012 तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी अचानक से। उसी तरह 2022 चल रहा है, अभी भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि 2024 में क्या होगा। आज 20 अगस्त है, राजीव गांधी जी की जयंती है, और पूरे विश्व से तालकटोरा स्टेडियम में नई दिल्ली में युवा आए और राजीव गांधी जी की जयंती मनाई। वही गांधी परिवार है जिसने इस देश के लिए अपने लहू को कुर्बान रोशनी किया। जायसवाल, देखिए गांधी परिवार का महिमा मंडन करना, इतिहास में उनका क्या योगदान रहा है, इस बात चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा जो हो रही है वो भविष्य को लेकर के हो रही है। इतिहास में जो हुआ सब लोग वाकिफ है, आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी के नाम को प्रधानमंत्री के तौर पर अक्सर जो राजनीतिक दल हैं वो नकार चुके हैं। अब नया नाम जो है अरविंद केजरीवाल का आया। मेरे साथ दो और दलों के प्रतिनिधि हैं, मेरे साथ जेडीयू से राजीव रंजन है और जूही विश्वास मेरे साथ हैं टीएमसी से। मैं वापस आऊंगा आपके पास, उससे पहले राजीव रंजन जी बता दीजिए मुझे कि क्या केजरीवाल मंजूर होंगे आपको 2024 में, या राहुल गांधी मंजूर होंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी कि विपक्ष की संभावनाओं को ग्रहण लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चेहरे के नाम पर दुष्प्रचार करे। हमारा ये मानना है, और हमारी पार्टी ने कल अपना ऑफिशियल स्टैंड जारी किया है जी, कि नीतीश कुमार जी देश के विपक्षी दलों को गोलबंद करेंगे। अच्छा, अगर विपक्षी पार्टियां चाहेंगी तो वो उम्मीदवार तो यानी सर तीसरा नाम भी आ गया चर्चा में। जब चुनाव होंगे सभी दल मिलकर अपना नेता चुनाव कराएंगे। नहीं, आप इसमें वही निकालिएगा जो आपके मन का है। तो फिर ऐसी बहस का कोई मतलब नहीं है। मैं जो कहना मैं अपने मन का कुछ नहीं निकाल रहा हूं सर। ऑन रिकॉर्ड मनीष सिसोदिया ने जो कहा मैंने वो कोट किया, ऑन रिकॉर्ड रोशनी जायसवाल ने जो कहा मैंने वो कोट किया, और ऑन रिकॉर्ड लल्लन सिंह ने जो कहा आपने दोहराया मैंने वो कोट किया। अभी मैं आदेश गुप्ता जी को काफी लंबा सुन चुका हूं जी। देखिए, अगर इसमें कुछ वक्त आपके इस पूरे कार्यक्रम में बचा है, इसका इस्तेमाल करने दीजिए जी। सबसे बड़ी बात क्या है, देश में 2 राज्यों में आप पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का पैन इंडिया प्रेजेंस है, देश के कई राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दल में है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो। आप कल्पना कीजिए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आप 40 से 50 सीटें नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के चमक के बाद या फील गुड के बाद भी, अगर साइनिंग इंडिया के बाद भी आप हार जाते हैं, तो क्या आपके अलायंस में ये ताकत बची है? इसलिए कि अलायंस में कोई साथी आपके साथ नहीं है, ना नीतीश कुमार जी है, ना शिवसेना है, ना शिरोमणि अकाली दल है। अच्छा, मैं काम करता हूं राजीव जी, नीतीश कुमार के नाम पर कौन कौन साथ है मैं ये भी अभी सर्वे करा लेता हूं। जो 4 पहले हमारे साथ है मैं उन्हीं से पूछ लेता हूं। सबसे पहले जूही विश्वास आपके पास में नहीं आ पाया, मुझे बता दीजिए जरा कि 3 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं। अगर मैंने रखा ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का, सुनिए ना, नीतीश कुमार जी का और राहुल गांधी जी का। सवाल रखा नहीं तो आप सर्वे कौन क्यों कराएंगे? क्या सर? नहीं, मैंने सवाल अगर नहीं रखा तो आप सर्वे नहीं, आपके सवाल पर सर्वे नहीं सर, आपके कथन पर, और जो लल्लन सिंह ने कहा मैं उसके कथन के ऊपर जा रहा हूं सर। आपके लिए नीतीश कुमार कैंडिडेट हैं, आपने भी साफ कर दिया, लल्लन सिंह ने भी साफ कर दिया, इस मामले तो कोई बदलाव नहीं है सर। आपकी इच्छा है, आपका शो है जी। 24 में वापसी नहीं होगी। हाँ ठीक है सर, 24 में ठीक है सर, वापसी होगी नहीं होगी ये दावा करेंगे अनुजा कपूर, लेकिन उससे पहले जूही विश्वास मुझे जरा बता दीजिए कि 3 नाम तो अब तक सामने हैं, टीएमसी इन्हीं 3 नामों में से किसी के पास जाएगी, किसी के साथ जाएगी, या ममता बनर्जी खुद भी मैदान में होंगी 24 में? जी, मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, यहाँ पर 2021 में जो चुनाव इन्होंने लड़े थे, बीजेपी अपनी पूरी ताकत बंगाल के ऊपर लगा दिया था। ठीक बात। लेकिन टीएमसी ने बीजेपी को यहाँ पर धूल चटाया, और ये सब ने देखा, पूरा देश ने देखा। हम सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं कि ममता बनर्जी अगले पीएम कैंडिडेट के तौर से कभी नहीं दावा किया कि वो पीएम कैंडिडेट बनना चाहती है, लेकिन हमने बोला कि सारे क्षेत्रीय दल, सारे विपक्षी को एक साथ लड़ना पड़ेगा। जो भी हम विपक्षी दल है, देश के जो भी क्षेत्रीय दल है, मजबूत शक्ति है, सबको आगे आके ये अभी तैयार करने का वक्त नहीं है कि कौन पीएम कैंडिडेट के लिए फेस बनेंगे ऑपोजिशन का। पहले सारे दल को आगे आके एक सेकंड, चीजों को थोड़ा सरल कर लेते हैं। जूही विश्वास जी, आपने कहा कि ममता बनर्जी ने ऑफिशियली नहीं कहा कि वो पीएम कैंडिडेट बनेगी कि नहीं बनेगी, यानी अभी तक ममता बनर्जी इस रेस से बाहर हैं,
ऐसा ये हम ऑफिशियली माने कि ना माने? क्यों पीएम कैंडिडेट बनना चाहती है, कभी भी उन्होंने नहीं बोला कि हम मैं पीएम कैंडिडेट के दौर पे हैं। आपकी बात से मैं सहमति जता रहा हूं मैम। मैं तो खाली ये जानना चाह रहा हूं कि मौजूदा वक्त में फिर अभी मान लें कि भाई अभी तक ममता बनर्जी पीएम की रेस से बाहर है। आनंद जी एक मौका जी, मैं आ रहा हूं रवि जी आपके जो पास। चेहरे हैं अपोजिशन के, जो पीएम कैंडिडेट के चेहरे हैं, ये अभी तैयार करना बहुत जल्दबाजी होगा मेरे ख्याल से। जी। पहले जो भी यहाँ पर जो बीजेपी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही दुरुपयोग कर रहे हैं सीबीआई ईडी के, इनके खिलाफ सारे विपक्षी दल को, सारे क्षेत्रीय दल को आगे आना है, सबको एकजुट होकर उसके खिलाफ ठीक है लड़ना जी है। विश्वास, मैं लौटूंगा आपके पास। रवि जी मैं आपकी बात उससे पहले अवनीश जी अवस्थी शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा। अवनीश जी आपकी दाईं तरफ 4 विंडोज बनी हुई हैं और उनमें 4 अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो कि मौजूदा वक्त में विपक्ष में। लेकिन सवाल यह है कि जब 2024 की बातें की जाती है तो सबके पास अपना अपना के नाम है। अब जब एक प्रतिनिधित्व को लेकर के सहमति नहीं बन सकती सर, तो आगे सहमति कैसे बनेगी? अनंत जी बड़ी साफ सी बात है कि ये सारे लोग बेंगलोर में एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाकर के खड़े हो चुके हैं। वहां पर मंच पर थे, सारे लोग थे, उसमें मायावती भी थे, अखिलेश यादव भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, सीताराम येचुरी भी थे, सरकार का ममता जब बनर्जी शपथ भी ग्रहण थी। समारोह था सर, बिल्कुल मंच के ऊपर सभी लोग थे, ये ठीक सभी लोग थे। एक बात तो इन्होंने मान ली कि अकेले तो नहीं लड़ सकते। अभी सभी कह रहे हैं कि मिल के लड़ेंगे जी, मिल के लड़ेंगे जी। तो एक बात तो बड़ी साफ सी हो गई कि इनमें से कोई सा भी ये नहीं कह रहा कि मैं अकेले लड़ लूंगा जी, अकेले लड़ लूंगा जी। मैं आनंद जी मैं सबसे बाद में आया हूं, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि मेरे बीच में कोई ना, जो आपने सवाल किया। मेरे बोले भी नहीं, आप बोल रहे। 2013-14 में जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आया था ये, तो हमारी भी बड़ी उम्मीद थी, पूरे देश को उम्मीद थी, मुझे भी बहुत उम्मीद थी और मैं बहुत ज्यादा पक्ष में था। लेकिन धीरे धीरे जो परतें खुलती गई, उसकी अंतिम कड़ी कल हुई जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा। मैं समझ गया कि किसके सूत्र कहां पर हैं और कौन कहां तक जा सकता है। भारत के विरोध में लगातार लिखने वाले, शर्त लगा करके लिखने वाले कि जो मोदी के खिलाफ होगा वही, उसको हम अपने पास रिपोर्ट रखेंगे, ऐसा अखबार में जब छपता है लेख, तो उसकी तो बड़ी साफ सी स्थिति हो जाती है कि कहां तक कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कहां तक जा सकता है। ये कल सामने हो गया, कल पूरी तरह से वो ध्वस्त हो गया कि कोई व्यक्ति न्यूयॉर्क टाइम्स में वो खबर थी कि इश्तेहार था, इस पर चर्चा सर हो सकती है। खबर तो मैं तो सर उन महत्वाकांक्षाओं की बात कर रहा हूं जो हर पार्टी के जहन में है कि भाई हमारा नेता 2024 में पीएम बनेगा। मैं इसीलिए उस पर आ रहा हूं। अब ये जिसको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाते हैं उत्तराखंड में, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। हिमाचल प्रदेश में जो इनका अध्यक्ष होता है, राज्य अध्यक्ष, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है जी। गोवा में इनका क्या हाल हुआ जानते हैं आप। पूरे देश भर में क्या हाल है। और गोवा में क्या हुआ भाई? विज्ञापनों से राजनीति नहीं चलती, विज्ञापनों से देखिए बीच में बोलना शुरू कर दिया ना, विज्ञापनों से हो सकता है कि आपके खिलाफ, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये कह रहा हूं, खबरें कम गोवा चलने में 2 एमएलए हैं भाई। 4200 गुना मेरे टैक्स पेयर का पैसा जब से मुझे मालूम चला है, ये लगा ये तो नहीं था, इसके लिए तो हमने वोट नहीं दिया था ना, इसके लिए तो नहीं चुना था। अन्ना हजारे का शिष्य एक पर एक फ्री दे बोतल, ये तो कभी सोचा तक नहीं था। अन्ना हजारे, और मुझे हैरत है कि अन्ना हजारे कुछ उस पर बयान नहीं दे रहे। जो अनशन पे बैठ जाते थे उनको कहना चाहिए, ठीक है सर, या तो वो रवि श्रीवास्तव काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि श्रीवास्तव जी देखिए, एक बात तो तय है कि आपने जो दावा किया, मनीष सिसोदिया ने जो दावा किया, यहां पर कांग्रेस, जेडीयू और टीएमसी उस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 2024 का जो चुनाव होगा विपक्ष की तरफ से चेहरा अरविंद केजरीवाल होंगे। तो सर ये तो ख्याली पुलाव है, स्वीकार कर रहे हैं आप? 1 मिनट सर, 1 मिनट। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अच्छी तरीके से सुनी होगी, आपका प्रतिनिधि भी वहां पे रहा होगा जी। उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि आप वर्सेस बीजेपी लड़ाई होगी। बस हमें इस बात से मतलब नहीं। और 8 आए प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो केवल बीजेपी को, जो बीजेपी कर रही है देश में, जो आज इतने सारे लोग बैठे हैं भाजपा वाले, इनमें से किसी को याद नहीं 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और सब खा रहे हैं, खुद बैठ के चंदा खा रहे हैं और लोगों को सर जिन पर खाने का आरोप है वहां सीबीआई रेड होती तो आपत्ति हो जाती है। वो कोई याद नहीं करता। अब वो कोई किसी ने कहा, मैं कह रहा हूं रवि श्रीवास्तव जी, जिन पर खाने का आरोप है सर, उनके यहाँ सीबीआई या ईडी की रेड होती है तो आपत्ति हो जाती है सर। नहीं, और नारे आप वही याद दिलाएंगे 2014 वाले।
भाई अनंत जी 8 साल बाद भी मोदी जी वही कह रहे हैं हाँ। मुझे करप्शन से लड़ना है। हाँ। अरे भाई 8 साल तक क्या सो रहे थे क्या? जी। आपको रोका था नेहरू जी ने आके ठीक है, क्या? अनुजा कपूर रेस्पॉन्ड कर रही है सर आपके इसी सवाल पर। अनुजा कपूर, बिल्कुल हम कम्युनिकेट हो गया, अभी लाइव पे बैठे हुए हैं, छप्पे नहीं कम्युनिकेट अरे छाती कहते हैं ना, कुछ भी छप्पन ठोको इंच की यार छाती आप, को ठोक मगर कर कुछ- कहते हैं, मगर- ना खाए मगर थे, चोरी ना बंद खाने करो। देंगे, अरे एक चोरी ऊपर बंद करो। CBI की रेड करेंगे, 10,000 इन्हें करोड़ की तुम्हारी अगर वो चोरी एक है आम आदमी भी एक्साइज होगा, की गुजरात अगर में। वो एक आम आदमी का आपका पैसा पुल रह गया खाने की कोशिश बुंदेलखंड में। करेगा तो उसे आपका रंगे डैम रह हाथ गया पकड़ा मध्य जाएगा प्रदेश में। और उसे अंदर किया आपके जाएगा, 22,000 करोड़ कोई के पार्टी भाग्य है की या एक आम अग्रवाल। आदमी। जी। आदमी जो भी सारे चोरों से पैसे खा के एक सेकंड रवि श्रीवास्तव, अनुजा कपूर एक एक करके बात करते हैं। सर रवि जी जब आप बोल रहे थे बाकी पैनलिस्ट ने सुना, अनुजा के कथन में आपको जितनी आपत्ति होगी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके आप सबका खंडन कीजिएगा सर, लेकिन एक एक करके। अनुजा कपूर संक्षेप में अपनी बात आप रखिए। दीजिए, अंत्योदय का मतलब ही कॉन्स्टिट्यूशन और बीजेपी का मतलब यही है कि आखिर तक, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज हमारे प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देकर दिखाया, उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट को देकर दिखाया। किसमें इतनी हिम्मत थी जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दलितों के अगेंस्ट, आदिवासियों के अगेंस्ट, कितना कुछ इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है। कौन खड़ा है यहाँ पर? वैसे तो दो बातें करते हैं, माइनॉरिटी 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 के साथ खड़े होने वाले हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी साहब हैं। जी। हम औरतों के ठीक साथ है, रहने में मैं सिर्फ और वापस सिर्फ अनुजा कपूर अपने मोदी बुनियादी साहब सवाल पर लौट आता हूं, जहां और पर- उसी सवाल को लेकर के रवि जी मैं आपके पास आऊं। उससे पहले रोशनी जायसवाल मुझे बता दीजिए जरा कि जैसा दावा अरविंद केजरीवाल ने किया, जैसा दावा लल्लन सिंह ने किया और जिसकी तस्दीक राजीव रंजन ने की, क्या कांग्रेस मानने को तैयार होगी? ऐसा सिनेरियो देखेंगे कि बीच में पीएम का कैंडिडेट होगा 2024 में और अगल बगल सोनिया गांधी और राहुल गांधी होंगे, ऐसा होगा क्या? देखिए 2024 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और हम सबको पता चलेगा कि पीएम का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी कि न खाएंगे और न खाने देंगे, सबके ऊपर सीबीआई की रेड करेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या मंत्री के घर पे ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? सिर्फ विपक्षी नेताओं के ही घर पे ईडी की रेड क्यों हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री इतने शरीफ हो गए हैं कि उनके घर पे ईडी की रेड नहीं हो रही है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, मैं आपके चैनल के एक माध्यम सेकंड से अनुजा कपूर एक एक करके। रोशनी जायसवाल की आपको जिस भी बात पर आपत्ति होगी मैं आपकी बात लौट आऊंगा, अपनी बात आप तब रखिएगा। एक एक करके अनुजा कपूर, और वो अरेस्टेड भी थे। एक सेकंड अनुजा कपूर, बोलने की जरूरत नहीं है। अनुजा कपूर एक एक करके। रोशनी अपनी बात पूरी कर ले, मैं लौट आऊंगा आपके पास। दोनों को सीबीआई की जांच थी। चिल्लाने से आपकी बातें सच नहीं हो जाएंगी, ठीक है? तो मुझे बोल लेने दीजिए। यू डोंट नो, आपके चैनल के माध्यम से, टाइम्स नाउ नवभारत के चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के घर ईडी की रेड नहीं होगी तब तक काला धन वापस नहीं आएगा। मोदी जी जो काला धन वापस लाने की बात करते थे ना, वो सारा का सारा काला धन भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों के घर पे छुपा हुआ है। तो सबसे पहले ईडी की रेड वहां होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड अनुजा कपूर, मैं लौटूं आपके पास। एक छोटा सा सवाल रोशनी जायसवाल मेरा आपके लिए, और सवाल ये, आपने कहा कि ईडी की रेड को लेकर आपने सवाल उठाए। जब ईडी बुलाती है सोनिया गांधी राहुल गांधी को पूछताछ करने के लिए, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है सड़कों पर हंगामा करते हैं, आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। अगर आपको इंसाफ की इतनी चिंता है तो फिर क्यों नहीं आसानी से पूछताछ हो जाने देते? एक बार नहीं, जितनी बार बुलाया गया उतनी बार राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी गए हैं पूछताछ के लिए। तो वो और एक जाना ही था, 75 साल कानूनी तरीका है। एक 75 साल की महिला जो सांसद भी हैं और गांधी परिवार की हैं, उनकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्हें बार बार जिस तरह से कई घंटों तक, 12 घंटे 14 घंटों तक जब पूछताछ की जा रही थी, ये जो तथ्य लगातार दिया जाता है। एक से अनुजा कपूर मैं लौटूंगा आपके पास, किसी को हार्ट अटैक हो एक जाता है। मिनट अनुजा कपूर ये मैं जहां लौटूंगा तक आपके आप पास, लोग अपनी बारी का नहीं इंतजार गए। कीजिए। रोशनी जायसवाल मुझे बताइए कि जब किसी आम आदमी से अगर पुलिस की पूछताछ हो तो क्या उसको इतनी छूट मिलती है कि भाई आपके साथ एक आदमी और रहेगा जो आपको दवाई दे देगा, आपके लंच का टाइम हो गया, जाइए अब लंच करके आइए, पूछताछ के लिए बाद में घर से आइएगा? ऐसा नहीं होता ना। तो ये प्रिविलेज तो थी ना, प्रिविलेज सोनिया गांधी को प्रिविलेज थी, लेकिन एक बार नहीं, न जाने कितनी बार उन्हें बुलाया गया और उनकी तबीयत न ठीक होने की वजह से उन्हें लगातार इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये पूरे वैसे देश को तो नहीं, आप पूरे कहती विश्व हैं को कि वो मालूम है। एक और ये अनुजा कपूर जी से कह दीजिए कि वैसे चुप तो हो आप जाए। बोलती है कि वो इनका आप नाम गलत मत रोशनी बोलिए। जायसवाल नहीं है, रोशनी जायसवाल मेरा नाम है और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। आपने सवाल मुझसे किया है, ये चिल्लाए जा रही है, चीखे जा रही है, तो ये दिखता है कि इनके अंदर कितने क्या आम आदमी, आप लोग एक आम आदमी नहीं हो? वैसे तो आप आम आदमी के लिए लड़ते हो।
ठीक कितने है। संस्कार हैं अच्छा आप में, अनुजा वो कपूर, दिख देखिए रहा है मेरी अनुजा कोशिश कपूर चर्चा जी। के दौरान यही रहती है कि एक एक करके बोला जाए, देखिए किसी और के लिए व्यवधान ना बने बोलने में हम, क्योंकि अगर हम किसी और के ऊपर बोलेंगे तो बाकी मेहमान भी फिर उसी का अनुसरण कर सकते हैं, जो कि सबके लिए तकलीफ दे होगा। एक एक करके सबके पास मैं आता रहूंगा, अपनी बात आप रखते रहिएगा। भाजपा उस की मामले में कोई बौखलाहट दिक्कत नहीं साफ है। दिख रही है। लेकिन मैं फिर उसी बेसिक सवाल पे आ जाता हूं राजीव रंजन जी, उसी सवाल को लेकर के कि 2024 के पीएम के चेहरे को लेकर के महत्वाकांक्षा होना कोई बुरा नहीं है। या तो पार्टियां ये कह दें, ललन सिंह ये कह दें, नीतीश कुमार ये कह दें कि भाई जेडीयू अकेले बूते बीजेपी के सामने खड़ी होगी। ये जो ऐलान किया जाता है कि भाई विपक्ष का चेहरा हम होंगे या विपक्ष का चेहरा हम होंगे, सहमति किसी में नहीं बनती, चेहरा सब बन जाते हैं। राजीव रंजन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं सर। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बगैर अलायंस के कब लड़ी है? आपको इतिहास याद है भारतीय जनता पार्टी का? 2 एमपीज की पार्टी थी ना, और 60 के दशक में समाजवादी आंदोलन के कंधे पर सवार होकर के इनको पहली बार जनसंघ को कुछ सीटें मिल गई बिहार में। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जनता पार्टी बनी, जिसका एक घटक था जनसंघ, और इन्होंने दोहरी सदस्यता के नाम पर उस पार्टी को तोड़ दिया। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जब जनता दल बना तो नेशनल फ्रंट बना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, और वीपी सिंह की लहर में इनको कुछ सीटें मिल गई। आप लोगों का इतिहास का ज्ञान इतना अधूरा क्यों है? पत्रकारिता मेरा की जरूरी किसी है। इतिहास का ज्ञान अधूरा नहीं है और ये सर। जान लीजिए और कि मुझे मैं ये भी आपको पता है याद कि दिला नीतीश देना कुमार चाहता जब हूं। मुख्यमंत्री बने तो कितनी सीटें थी, बिल्कुल अधूरा नीतीश है। कुमार ने अगर पिछले आपको 17 याद सालों में होता कितनी बार सत्ता परिवर्तन तो करने की भारतीय- कोशिश की, खुद को केंद्र में रखते सुनिए ना, हुए। मैंने आपको जो कहा उसको क्यों नहीं आपने स्वीकार कर लिया? हाँ, आप तो किस वो बात कह को रहे हो इनकार जो किया सर आपको मैंने? बराबर कहना चाहिए। किस बात को इनकार किया आप बताइए इसी ना कहने मुझे। के लिए सोच करते हैं क्या? तो अगली बार हम लोग भी नहीं, मैंने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ। या तो इतने उदार बनिए कि विचारों को, असहमति को स्वीकार कर लीजिए। ठीक बात। जिस समय जनता दल यूनाइटेड इसका हिस्सा बना था, उस समय शिवसेना और अकाली दल समेत कई दल थे, और बाद एक में सेकंड नवीन राजीव पटनायक रंजन से जी, लेकर मैं आपको बयानबाज बिना रोके हुए मायावती 10 और सेकंड के लिए अलग-अलग इंटरप्ट कर रहा हूं, उसके बाद राज्यों अपनी में बात आप कहीं पूरी AIADMK कीजिएगा कहीं सर। CDU और थोड़ा सा संशोधन मेरा सिर्फ इस बात को लेकर है सर आप ये क्यों आपने ये कि सवाल जब कहा कि बीजेपी जनता दल दो यूनाइटेड? सांसदों की पार्टी थी, देखिए, या कैसे फिर आपका जनता दल बना, कैसे 90 के दशक से लेकर के किसके 2005 के कंधे पर दशक तक चढ़कर क्या 2005 तक क्या लालू राज में बिहार के अंदर हुआ, नीतीश कुमार पिछले 17 साल से क्या कर रहे आपको हैं, 2005 इन की बात बात का का सर याद है क्या? इन बात का आज के मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए ना, मैं आज नीतीश सिर्फ ये पूछ रहा हूं कुमार जी सर ने क्या कि अगर किया? अलायंस में आकर भी आनंद जी, 2024 में नीतीश कुमार जी मौजूदा जिस सत्ताधारी राज्य के पार्टी के मुख्य- सामने खड़ा हुआ जाता तो बहुत बेहतर बात है। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए सर। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूं सर, विपक्ष सुनिए एकजुट ना, तो होगा, लेकिन मेरी वो खुली चेहरा कौन चुनौती सा होगा है। जिस चेहरे के ऊपर आज विपक्ष तक एकजुट क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरे देश में, आपके सवाल हमारे जवाब से ज्यादा है। लगातार सवाल करेंगे और जवाब आपको चाहिए नहीं, और आप निष्कर्ष पर भी आएंगे। मेरा एक ही सवाल है इनको तो सर। ये अलायंस मंजूर नहीं है। देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। बताइए सर। बस आपका ये क्या बहुत देर से सवाल है बोल उससे रहे ज्यादा हैं। महत्वपूर्ण है कि मुझे क्या भैया, जवाब देना ऐसा है। है आप कि एक जो बात NDA समझ है, लीजिए, एक सेकंड अभिजय जी, पहले राजीव रंजन अपनी बात आज पूरी कर भी ले सर, मैं आपके पास आ देश- जाऊंगा सर। राजीव जी, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के अनेक राज्यों में, उत्तर पूर्व के अनेक राज्यों में, पूर्व के अनेक राज्यों में अपने बलबूते चुनाव लड़ने की स्थिति में आज भी नहीं है। और जनता दल उस जनता पार्टी और जनता दल का एक हिस्सा है जिसके पूरे देश में उस कुनबे के लोग अलग अलग क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता हैं। अगर ये संभावनाएं जमीन पर उतर गई तो धरातल पर का सामना बहुत ही ठीक है सर। प्रचंड होगा। अब संक्षेप और में उस राजीव जी, आंधी का उन सामना बड़े करने नेताओं का का जरा नाम मामला बता दीजिए। निवेश अवस्थी जी की पार्टी को नहीं होगा। उन वोट पुलिंग नेताओं का, उन बड़े नेताओं का नाम बता दीजिए सर। बड़े नेताओं का जो नाम जनता दल आप का अगर हिस्सा नहीं रह के जानते तो बाहर आपके निकले। सामान्य ज्ञान में मैं वृद्धि कर देता हूं। कर दीजिए सर। सुनिए ना, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव पिछले 2 चुनाव उनके नाम पर किस लड़े दल नहीं के गए, नेता हैं? अखिलेश यादव के नाम पर देवगौड़ा लड़े गए, किस दल हार के चुके नेता हैं। हैं? अगला बताइए। आप कितने चुनाव हारे हैं? मैं तो चुनाव आपको ही लड़ा ही नहीं भारतीय सर। जनता पार्टी मान करके पूछ रहा हूं। मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं आप सर। कितने चुनाव हारे आपको पता है? नहीं,
आपकी भारतीय जनता पार्टी कितने वो मेरी कितनी पार्टी बार नहीं, सिर्फ चुनाव अनुजा हारी, कपूर की आपको पार्टी शायद है। पता है। वो जवाब देंगी इस बात का। बिहार मैं तो में ये कह रहा हूं सर, जनसंघ आपने जो कहा दिया कि था। जनता दल से निकले हुए चेहरे ऐसे तब अनुजा हैं कि कपूर इकट्ठा जी हो गए तो मुझे राजनीतिक जानने भूचाल आ में जाएगा। लगा वो कि चेहरे आपकी कौन कौन पार्टी से हैं सर जो वोट पुलर हैं? नहीं, अनंत, आजकल कई बार एंकर्स और पैनलिस्ट के बीच का फर्क समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं गुस्ताखी के इनकी लिए जो माफी। परेशानी है उसको थोड़ा सा गुस्ताखी के लिए मैं भी माफी चाहूंगा राजीव रंजन साहब, गुस्ताखी के लिए लेकिन ये माफी, बहुत एंकर ही और सतही तर्क पैनलिस्ट होता है एक सर, जुबान जब जो आमतौर बोलते हैं पर तो आजकल बुद्धिमान एंकर्स को बनने सुनने की लगता आदत पड़ गई है। मॉडरेटर के तौर पर अगर हम ऐसा सवाल पूछ ले जो मुफीद ना हो सर, सुनिए तो ना, ऐसी प्रतिक्रिया अक्सर आ इन जाती बातों पर है। छोटा बहस सा नहीं रिएक्शन नवनीत जी मैं चाहूंगा आपसे, इन उसके बाद में बातों पर चलूंगा बहस फिर नहीं जो कीजिए। विश्वास जी के पास। एक मैं राजीव मैं रंजन माफी जी के साथ आपको रोकना चाहूंगा सर, काफी वक्त राजीव जी मैंने आपको दिया सर, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। राजीव रंजन अभी जी बड़ी विनम्रता से आपको कहूंगा कि धन्यवाद, भाजपा मिलकर धन्यवाद के इसके लड़ती लिए। है, बहुत सारे दलों के साथ मिलकर के लड़ती है। कभी आप ये कहते हैं, कभी कहते हैं सारे दल छोड़ के चले गए, अकेली रह गई। आप ही कह रहे थे ना कि अकेली रह गई भाजपा। अब आप कह रहे हैं कि भाजपा बहुत सारे दलों के साथ मिलकर लड़ती है, तो हाँ मिलकर लड़ती है। एनडीए का चेहरा साफ है, विपक्ष का चेहरा साफ नहीं है, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है। अब आपकी परेशानी तो समझ में आती है मुझे कि 6 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 अगस्त को के साथ आप एनडीए के साथ थे और 8 अगस्त को आप अलग हो गए, तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी। एक दिन में आपकी पार्टी टूटने का आपको जब कैसे नरेंद्र सपने आ मोदी गया? जी की उम्मीदवारी मैं सामने आपके आई बीच में नहीं थी, बोला था ना, तो आपके दल बीच में नहीं बोला था ना, आपका गठबंधन नहीं, आपके बीच दल में नहीं बोला विभाजित था उस सवाल पर। जनता, अरे जनता, आप ये कह रहे हैं अनंत जी, ये कह रहे हैं कि जनता पार्टी के जितने घटक हैं, जिसमें सबके नेता, सब नेता हैं, शरद यादव भी हो गए, जॉर्ज फर्नांडिस तो अब नहीं है, शरद यादव हो गए, अपना ये मुलायम सिंह यादव हो गए, लालू यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और भी 2-4 नाम शायद आ जाएंगे उसमें, यशवंत सिन्हा भी नाम आ जाएंगे शायद उसमें। ये सब, इन सबको ये बहुत बड़ा नेता मान रहे हैं, ये सब लड़ चुके हैं। एनडीए के सामने चेहरा है, देश के सामने एक चेहरा है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आप इसमें बौखला क्यों जाते हैं? एंकर को गाली देना शुरू कर देते हैं आप लोग। कल परसों में मैंने देखा कोई एंकर को गाली देना शुरू कर दिया। आपकी पार्टी, आपकी पार्टी, आपकी पार्टी। अरे कल तक जब आप एनडीए में थे, आप मेरे साथ चैनल पे बैठते थे ना, अखिलेश जी, गाली और कॉपीराइट आपका, देखिए पिंक रिवॉल्यूशन से लेकर, नहीं आप अनावश्यक बातें कर रहे हैं। आप क्या बोलते आपने थे? गालियां, 2 हफ्ते आप पहले कैसे तक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले तक आपको, आप कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? बीजेपी और एनडीए ठीक करता था। आपके इंटेग्रिटी पर भी अरे अब बात सुनिए ना, संदेह है राजीव हमें रंजन कि जी, आपके आप बीच किस में बोला तरह नहीं के था ना मैं। विचारक हैं, आपको पर्याप्त कैसे टाइम मिला है, प्राध्यापक हैं। आपको पर्याप्त टाइम मिला है। नहीं, सबसे आप बड़ी तो बात झूठ ये है, परोस रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये मैं है आपको झूठ कि नहीं परोस रहा। credibility अच्छा नहीं राजीव रहेगी। जी, आपके पास में काफी देर रहा सर, थोड़ी सी देर में नहीं, अपनी बात अपनी जी शवस्ती पूरी कर लें, फिर मुझे बाकी मेहमान के पास में जाना है सर। बिना इंटरप्शन के चर्चा करते हैं सर, सबकी बातें सबको समझ में आएंगी। उन्हें कहिए वैसी बातें ना कहें जिस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ठीक है सर, अभी जी संक्षेप में अपनी बात खत्म कीजिए सर। मैं सिर्फ एक बात इनको कही है कि 6 अगस्त तक ये एनडीए के साथ थे, उपराष्ट्रपति के चुनाव तक में इन्होंने वोट दिया एनडीए के साथ। 8 अगस्त को अलग हो गया कि मेरी पार्टी टूट रही थी जी, पार्टी तोड़ने में लगे हुए थे ये किसी को समझ में आता है? वो भी बिहार की जनता के लिए तो फिर भी नहीं कहा, अपनी पार्टी के लिए तो अलग हुए ये। बिहार की जनता कहीं केंद्र में नहीं थी। अब बिहार की जनता के साथ क्या हो रहा है, पूरे देश देख रहा है कि बिहार में इस समय स्थिति क्या है कानून और व्यवस्था की, वहां पर किस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं, लेकिन तमाम विपक्षी दल का मुंह नहीं खुलेगा, कोई जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया जा रहा है। बात नहीं आएगा, ठीक है किसी को सर, डर नहीं 90 लगेगा। के दशक से लेकर अब किसी को डर 2002-2005 नहीं तक जो हुआ, आज फिर वैसा ही होने जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल फिर बेसिक वही आ जाता है सर, 2024 की रूपरेखा को लेकर के जो ही विश्वास हालिया बंगाल विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी ने प्रचंड जीत दर्ज की, तो यह साफ कहा गया कि बीजेपी ने जितनी भी कोशिशें की, ममता बनर्जी ने उनको अपने सामने विधानसभा चुनाव में ठहरने नहीं दिया। और उसी वक्त लगभग ये तय माना जा रहा था कि 2024 की रूपरेखा तय हो चुकी है, ममता बनर्जी 24 में केंद्र में रहेंगी, केंद्र बिंदु रहेंगी पूरे चुनाव का। लेकिन इसी बीच कुछ और नाम भी आ जाते हैं। तो मैं सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप सब लोग एक साथ आकर चुनाव लड़िए, बहुत बेहतर बात है, लोकतंत्र की मजबूती है, लेकिन वो चुनाव होगा किसके चेहरे पर? कुछ भी सुना नहीं दे रहे। जो विश्वास जी, आवाज आ रही है अब तक? मेरे ख्याल से जूही जी को आवाज जा नहीं पा रही। रवि श्रीवास्तव जी, वापस मैं आपके पास में जाता हूं उसी सवाल को लेकर के। भाई हालिया जो गणित है, जो गणित इतिहास, जी जूही आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, अब दोबारा सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये जूही जी से है, अनुजा जूही श्रीवास्तव, अगर आप तक जूही विश्वास अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो।
बात नहीं, हमसे पूछ लीजिए। कोई ऑडियो इंटरप्शन है मेरे ख्याल से, जूही तक आवाज हमारी पहुंच नहीं पा रही है। जी आवाज अभी आ रही है, आज बंद हो गया था। अच्छा जूही, तो सवाल मेरा यही है कि 2024 को लेकर के जो रूपरेखा खींची जा रही है, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की महत्वाकांक्षा आ रही है कि भाई हमारा नेता 2024 का नेता होगा, क्या बाकी सब लोग सहमत हैं एक दूसरे से? ऐसी कोई सहमति जूही विश्वास के सामने आई? देखिए, मैं तो पहले आपको सिर्फ दो बात मैं बोलना चाहूंगी विदाउट एनी इंटरप्शन जी। इस साल 20 ऑपोजिशन के लीडर्स को सीबीआई और ईडी बुलाया गया है, ईडी से, लेकिन एक भी कोई बीजेपी के नेता हो, मंत्री हो, किसी को भी नहीं बुलाया गया है, ताकि हमारे टीएमसी से अभिषेक बनर्जी हो, मलय घटक हो या मदन मित्र हो, कांग्रेस के सोनिया गांधी हो, कोई भी शरद पवार जी, पार्थ चटर्जी का नाम भी ले लीजिए, अनुव्रत मंडल का नाम भी ले लीजिए। अनुव्रत मंडल का भी हम बोल रहे हैं, जो क्रॉस बॉर्डर कैटलिंग स्मगलिंग में जिनको बुलाया गया है, लेकिन बीएसएफ तो देश के स्वराष्ट्र मंत्री के हाथ में है। आज बीएसएफ जब उनके हाथ में है, आज जो देश के जो रक्षा है, देश के जो बॉर्डर का रक्षा करना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। हाँ। वो लोग क्या इतने साल से सो रहे थे कि जब ये स्मगलिंग चल रहा था तो क्या कर रहे थे? जूही विश्वास, अनुव्रत मंडल पर लगे आरोपों को लेकर के या पार्थ चटर्जी की करीबी के घर से मिले नोटों के अंबार को लेकर के आपको जो सवाल पूछना है पूछ लीजिएगा अपने अलग मंच से। आज इस मंच पर उस सवाल की अहमियत नहीं है मैम। दल के पद से निकाल दिया गया है, मंत्री से निकाल दिया गया है। पार्थ चटर्जी के खिलाफ दल ने कड़ी से कड़ी स्टेप लिया है जी। लेकिन जो ये बोल रहा है, जो स्मगलिंग केस है, क्रॉस बॉर्डर कैटल जूही जी, सवाल तो मेरा ये है कि क्या आपको नीतीश कुमार, क्या आपको अरविंद केजरीवाल या आपको राहुल गांधी पीएम के तौर पर मंजूर हैं कि नहीं है? स्मगलिंग चल रही तो क्या कर रहे थे? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि बीजेपी क्या वॉशिंग मशीन है? वापस जाने के बाद सारे नेता का सारे केस ड्रॉप हो जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी, उनका जो यहाँ पर बंगाल का अधिकारी हो या मुकुल रॉय हो, इसके बारे में सवाल पूछेगा। जी आप उस बात का जवाब नहीं दे रही, तो मैं लगातार आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे पास चर्चा में वक्त कम है। रवि श्रीवास्तव जी, संक्षेप में मुझे बता दीजिए सर कि 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो लगभग 85% लोकसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। 2019 में 20 में से 15 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी। 24 में ऐसा क्या करिश्मा आ जाएगा सर कि अरविंद केजरीवाल को बाकी लोग नेता मान लेंगे? देखिए, आपने देखा कि आम आदमी, एक मिनट मैडम प्लीज, आपने आपको नहीं रोके थे। हम जब बोल जूही विश्वास, मैंने आपको इसलिए रोका क्योंकि मेरा सवाल कुछ और था, आपका जवाब कुछ और था। जितने नेता हैं आपको तो आप लोग रोकेंगे और आप लोग टोकेंगे? नहीं जूही जी, वो विपक्षी नेता है केंद्र में वैसे फिलहाल तो। कार्रवाई हो रहा है आज, जूही जी मैं नहीं रोक रहा। पैनल पे तो आराम से बैठ नहीं पाते, ये मजा आएगा 2024 में देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं है। अच्छा, दोनों के आम आदमी पार्टी की तरफ से जो समर्थक हैं रवि श्रीवास्तव जी और जूही विश्वास, इनके बीच में एक कॉमन बात मुझे मिली रवि जी, कि एक एलिगेशन दोनों का कॉमन है कि भाई बीजेपी के नेताओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। यह दर्द दोनों का कॉमन है। शायद एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाए कि भाई किसका दर्द कितना ज्यादा बड़ा है। जिसका दर्द ज्यादा बड़ा होगा 2024 में नेता जो है उसी पार्टी का हो जाएगा। ये तो वो पूछिए ना दोबारा कि जब अमित शाह जी के ऊपर कार्रवाई इन लोगों ने करी थी ना, है ना, वो आज के डेट में अनुजा, मैं चर्चा को आगे लेकर के जाता क्योंकि दिलचस्प मोड पे चर्चा आ गई थी, लेकिन वक्त की बाध्यता मुझे आगे अलाउड नहीं करती है। मुझे चर्चा को विराम देने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का पैनल में जुड़ने के लिए। लेकिन दर्शकों को भी तय करना होगा कि अगर 2024 के चुनाव की रूपरेखा तैयार की जा रही है, विपक्ष एक साथ आने की कोशिश कर रहा है, तो यह महत्वाकांक्षा कितनी सही है कि हर पार्टी अपने अपने नेता को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दे रहा है। जो अभी एक नाम पर सहमत नहीं हो रहे, बाद में सहमति बनेगी तो ईमानदार सहमति होगी या फिर मजबूरी का गठबंधन होगा, यह बात आप खुद तय कीजिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत।